siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. But I started to be so aware of the consequences of my father's actions because I was forced to hide. Talking, he found out that he was ready to kill my dad and uncle and the other members of the cartel. My uncle talked. पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1948 को कोलंबिया के रियो नेग्रो में हुआ था। वह एक किसान एबेल डी जेसस दारी एस्कोबार और एक स्कूली शिक्षिका हर्मिल्डा गेविरिया के 7 बच्चों में से तीसरे थे। मेडेलिन के बाहरी इलाके में पले बढ़े एस्कोबार ने खुद गरीबी का अनुभव किया, जो बाद में उनके आपराधिक प्रयासों को प्रभावित करेगा। एक किशोर के रूप में एस्कोबार ने एक उद्यमशीलता की भावना का प्रदर्शन किया, प्रतिबंधित सिगरेट बेचते हुए और पुनर्विक्रय के लिए मकबरे चोरी करते हुए। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने छोटे पैमाने पर तस्करी के अभियानों में शामिल होकर अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की। उनकी गतिविधियों का तेजी से विस्तार हुआ, जिसमें शराब, सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी शामिल थी। मादक पदार्थों के व्यापार में एस्कोबार का प्रवेश एक आकर्षक वस्तु के रूप में कोकीन के उदय के साथ हुआ। इसकी क्षमता को पहचानते हुए उन्होंने कोकीन के उत्पादन और वितरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1970 के दशक के अंत तक एस्कोबार ने खुद को कोलंबिया के बढ़ते कोकीन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया था। 1976 में एस्कोबार ने मारिया विक्टोरिया हेनाओ से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे होंगे, जुआन पाब्लो और मैनुएला। अपनी आपराधिक गतिविधियों के बावजूद एस्कोबार ने खुद को एक पारिवारिक व्यक्ति और परोपकारी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हुए सामान्य स्थिति बनाए रखी। जैसे जैसे उनकी संपत्ति और प्रभाव बढ़ता गया, एस्कोबार ने हिंसा और धमकी के माध्यम से अपनी शक्ति को मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने निर्दयता से प्रतिद्वंद्वियों और अपने साम्राज्य के लिए खतरे के रूप में माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को समाप्त कर दिया। मेडेलिन कार्टेल, जिसे उन्होंने अन्य नशीली दवाओं के तस्करों के साथ मिलकर स्थापित किया था, अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात हो गया। 1980 के दशक के दौरान एस्कोबार ने अरबों डॉलर की भारी संपत्ति अर्जित की। उन्होंने शानदार महलों का निर्माण किया, विदेशी जानवरों को खरीदा और असाधारण ज्यादतियों में लिप्त रहे। अपनी संपत्ति के बावजूद एस्कोबार बड़ी मात्रा में कोकीन के उत्पादन और वितरण की योजना बनाते हुए आपराधिक अधोलोक में गहराई से फंसा रहा। एस्कोबार का आतंक का शासन 1980 के दशक के मध्य में चरम पर पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने कोलंबियाई सरकार और प्रतिद्वंद्वी ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। बम विस्फोट, हत्याएं और अपहरण आम हो जाने के साथ हिंसा अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई। 1979 में एस्कोबार की कुख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई, जब उन्होंने एवियांका उड़ान 203 पर बमबारी का आदेश दिया, जिसमें सवार सभी 107 लोग मारे गए। आतंकवाद के कृत्य का उद्देश्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीजर गेविरिया की हत्या करना था, जो उड़ान में नहीं थे। शक्ति के इस बेशर्म प्रदर्शन ने एस्कोबार की स्थिति को दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक के रूप में और मजबूत कर दिया। कोलंबियाई सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते दबाव का सामना करते हुए एस्कोबार वर्षों तक कब्जा करने से बचते हुए छिप गया। अपनी भगोड़ी स्थिति के बावजूद उन्होंने कब्जा करने से बचने के लिए वफादार सहयोगियों और भ्रष्ट अधिकारियों के एक नेटवर्क का उपयोग करते हुए गुप्त स्थानों से अपने आपराधिक साम्राज्य की साजिश रचना जारी रखा। 1991 में एस्कोबार ने एक सौदे के हिस्से के रूप में कोलंबियाई अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें फुटबॉल के मैदान, बार और जकूजी जैसी सुविधाओं के साथ
अपनी खुद की शानदार जेल ला कैडेट्रल बनाने की अनुमति दी। हालांकि उनके कारावास ने उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में बहुत कम मदद की, क्योंकि उन्होंने सलाखों के पीछे से नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रभाव डालना जारी रखा। 1952 में एस्कोबार ला कैडेट्रल से यह जानने के बाद भाग गया कि कोलंबियाई सरकार ने उसे एक पारंपरिक जेल में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। उसके भागने से एक अथक खोज की शुरुआत हुई, क्योंकि कोलंबियाई और अमेरिकी अधिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए। भागते समय एस्कोबार का जीवन खतरे और अनिश्चितता से भरा हुआ था, क्योंकि वह लगातार स्थान बदलते रहे और कब्जा करने से बचने के लिए उपनाम अपनाते रहे। अधिकारियों से बचने के उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें अंततः मेडेलिन में एक सुरक्षित घर में पाया गया। 2 दिसंबर 1933 को अमेरिकी खुफिया सहायता से कोलंबियाई सुरक्षा बलों ने एस्कोबार के ठिकाने को घेर लिया। एक नाटकीय गतिरोध में एस्कोबार को छतों से भागने का प्रयास करते हुए गोली मार दी गई और मार दिया गया। उनकी मृत्यु ने एक युग के अंत को चिह्नित किया, लेकिन उनकी विरासत कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के व्यापार पर एक लंबी छाया डालती रहेगी। पाब्लो एस्कोबार का जीवन और आतंक का शासनकाल कई पुस्तकों, फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं का विषय रहा है, जो अपराध के इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। विनम्र शुरुआत से दुनिया का सबसे कुख्यात ड्रग लॉर्ड बनने के लिए उनका उदय लालच और महत्वाकांक्षा की विनाशकारी शक्ति की एक चेतावनी की कहानी बनी हुई।